नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इससे रिलेटेड जितने भी DSSB के पेपर होने वाले हैं उनमें ये जो टॉपिक अभी मैं करा रहा हूँ ये लगभग हर एग्ज़ाम में आएगा। और सोशल वर्क से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब आते ही हैं और इसमें ये थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिसर का जो काम होता है उसमें साइकोलॉजी का जो है नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास में मैंने सोशल वर्क का ओवरव्यू दिया था जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही बता दिया था कि हमें इन सब्जेक्ट्स पे PhD नहीं करना है, हमें इन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, इतना पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाए, उस पर थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो जाए। तो आई होप मेरी इस जो है अप्रोच को आप लोग समझ पा रहे होंगे क्यों मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ और जिस दिन डिटेल में जाना होगा तब जाया जाएगा। अभी समय कम है तो जैसा समय उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो साइकोलॉजी डोमेन से रहेगा। इसमें रिलेटेड इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि इसमें और सारी चीज़ें जो है मैंने ऐड किया हुआ है। तो फिलहाल साइकोलॉजी समझते हैं होता क्या है। तो जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बना है साइकी एंड लोगस। तो साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं माइंड का और बिहेवियर का। ठीक है, माइंड मतलब दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, ब्रेन एंड माइंड, ये दोनों अलग अलग हैं, एकदम बिल्कुल अलग हैं, इसको सेम मत समझना। ब्रेन होता है जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक तरीके से ये हार्डवेयर है। और माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर में होता है। सॉफ्टवेयर मतलब कि आप इसको टच नहीं कर सकते, यानी इसमें कॉग्निशन होता है, थॉट प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है और मल्टीपल जो हमारे सोचने विचारने की क्षमता होती है वो इसमें माइंड में होता है। ठीक है, तो जो माइंड का इम्पैक्ट होता है वो बिहेवियर पर पड़ता है और बिहेवियर का भी इम्पैक्ट माइंड पे पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। तो साइकोलॉजी का काम है कि लोग क्या सोचते हैं और उनका असर समाज पे क्या पड़ता है या समाज के लोगों का उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है, समूह के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये साइकोलॉजी का काम है, असेस करना, स्टडी करना। तो साइकोलॉजी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग कॉग्निशन, यानी हाउ वी थिंक, हाउ वी लर्न एंड हाउ वी रिमेंबर। ठीक है, तो सोचना, समझना, ये सारी थॉट प्रोसेस को हम कॉग्निशन बोलते हैं। इमोशन एंड मोटिवेशन, इमोशंस जो हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, फिज़िकल भी हो सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मोटिवेशन यानी कोई ऐसा फैक्टर जिसके वजह से हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो नौकरी अचीव करने के लिए, तो वो नौकरी जो है वो एक मोटिवेशन है। डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और डेवलपमेंट जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है या आपकी जो सोशलाइजेशन होती है वो लाइफ स्पैन यानी पूरे जीवन होती है। पर्सनालिटी यानी किस टाइप की पर्सनालिटी है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। एंड सोशल बिहेवियर, आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है। मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स, तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ क्या हो सकते हैं और डिसऑर्डर लेवल पे क्या चीज़ें जा सकती हैं वो साइकोलॉजी में भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक है। साइकोलॉजिस्ट जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ करके रिसर्च भी करते हैं किसी डोमेन पे। तो कॉग्निशन को और डिटेल में पढ़ेंगे तो रिफर्स टू मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अभी हमने थोड़ी देर बताया था। सोचना, पढ़ना, समझना, सीखना। मेमोरी यानी जो उसका मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। परसेप्शन यानी नज़रिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी भी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। जीन पियाजे इज़ अ की फिगर, थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थियोरी दिया है जीन पियाजे ने, जिसको हम चाइल्ड पेडागोजी भी बोलते हैं,
एंड इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, और दोनों को इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। इमोशन एंड मोटिवेशन क्या है? इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल अराउजल, यानी कुछ शारीरिक अराउजल भी होते हैं, शारीरिक ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम एक एक्ट करते हैं, वो भी एक इमोशन है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज व्हाट ड्राइव्स बिहेवियर, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत नाम कमाना है, बहुत बड़ा नेता बनना है, तो वो एक मोटिवेशन का फैक्टर है जिसकी वजह से आप लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, नीड्स की हायरार्की मैस्लो ने दी है, जिसको मोटिवेशन थ्योरी भी बोलते हैं। एक्सप्लेन्स मोटिवेशन फ्रॉम बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक नीड में वही रोटी कपड़ा और मकान, यानी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल नीड से फिर सेफ्टी सिक्योरिटी से धीरे धीरे जब इंसान सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंचता है। डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन, तो स्टडीज़ फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, ये होता है। एरिक एरिक्सन ने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है, जिसको साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं, उनमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं, और उसमें हाईलाइट किया है कि सोशल डोमेन और साइकोलॉजिकल डोमेन किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करने में कितना रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया है। पर्सनालिटी मीन्स रिफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन थिंकिंग, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग होता है, उसके सोचने समझने की, उसके फील करने की और उसके व्यवहार करने की शैली अलग अलग होती है, और वो सब कहीं ना कहीं उनके ट्रेड्स, उनके साइकोलॉजिकल, उनके सोशल जो अपब्रिंगिंग्स हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है उनके व्यक्तित्व में। फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी, विग 5 ट्रेड्स थ्योरी, जो ओशियन नाम से एक एब्रिविएशन है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलेस, न्यूरोटिसिज्म, ये सब पर्सनालिटी हैं। असेस्ड यूजिंग पर्सनालिटी टेस्ट लाइक MMPI, तो ये MMPI बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पर्सनालिटी को चेक करने का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। फिर से ध्यान से सुनना, मिनीसोटा वो जो शहर का नाम है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ये पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा टूल है ये। सोशल बिहेवियर, हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, की कॉन्सेप्ट क्या है? एटीट्यूड्स, कॉन्फर्मिटी, ओबीडियंस, ग्रुप डायनामिक्स, तो ये सब क्या है? जो है एक सोशल बिहेवियर है। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स फिनोमिना लाइक प्रेजुडाइज, एग्रेशन एंड अल्ट्रिज्म। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़ जो होते हैं, तो फोकस ऑन मेंटल वेलबींग एंड कंडीशंस दैट डिसरप्ट इट। तो कोई भी मेंटल हेल्थ इशूज़ होता है तो उसको मैनेजमेंट दो तरीके से किया जाता है, एक तो फार्माकोलॉजिकल, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में यूजुअली जो डिप्रेशन का केस होता है उसमें इरेशनल थॉट्स हो जाते हैं, यानी कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं, यानी उसकी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी बदल जाती है, गलत हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए CBT यूज़ होता है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। एंजाइटी में भी इरेशनल थॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे जो है CBT की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीपल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए जो डायग्नोसिस का जो गाइडलाइन फॉलो किया जाता है वो DSM और ICD फॉलो किया जाता है। तो रिसेंट में DSM 5 वर्जन चल रहा है और ICD का 11th वर्जन चल रहा है। DSM का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ, और ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो इसमें जो है अलग अलग गाइडलाइन दिए हुए हैं, उनमें क्राइटेरियाज होते हैं, उस बिहार पे डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो कॉमन डिसऑर्डर जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इनको कॉमन डिसऑर्डर में रखा जाता है। एंड ट्रीटेड थ्रू थेरेपी, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो अभी बताया। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन अटिपिकल पैटर्न्स ऑफ थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर, यानी जो नॉर्मल नहीं है वही एबनॉर्मल है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल बिहेवियर जो सोसाइटी में एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी ने जो एक सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स सेट कर रखे हैं उस हिसाब से आपको बिहेव करना है, अदरवाइज आप जो है एबनॉर्मल कहलाओगे। इसी तरीके से इमोशन और थॉट में भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है
तो हम उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंडर रखते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट डिफाइंस नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर? कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब कॉज बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कि कोई सर में चोट लग गया हो या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हुए हों। साइकोलॉजिकल यानी कोई ऐसी घटना घटी हो आपके बचपन में या आपके आसपास जो आपको आपके अंदर जो है किसी तरीके का इरेशनल थॉट या फॉल्स बिलीफ जनरेट करने में वो ट्रिगर कर गया हो। एंड सोशल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, आसपास के लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं आपके सोचने को वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। सिम्टम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। हाउ दीज कंडीशंस आर डायग्नोज्ड यूजिंग टूल्स लाइक DSM-5। जो मैंने बताया कि DSM और ICD-10 दोनों जो है डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी जिसमें दवाई नहीं दी जाती है, तो थेरेपी हो गया। थेरेपी मतलब यहाँ फिजियोथेरेपी की बात नहीं हो रही है, साइकोथेरेपी की बात हो रही है। मेडिकेशन यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस यानी लाइफस्टाइल को, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब साइकोसिस वाले पेशेंट होते हैं तो उनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग डिस्टर्ब हो जाता है, या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं तो उनमें भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ADL मेंटेन करके भी उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है? अप्लाइड साइकोलॉजी इज यूज ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज एंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड लॉ। तो जो प्रैक्टिकल यानी दैनिक समस्या है जीवन की, उसको सुलझाने के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी एक ब्रांच है जिसका यूज़ होता है। कुछ और ब्रांच हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। आप लोग, ये मैं डोमेन बता रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई और आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक डोमेन है जिसमें जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्क करता है और एक्सपर्ट माना जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जिन्होंने MA किया हो साइकोलॉजी में, किसी भी साइकोलॉजी में, और फिर MPhil किया हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसी मेंटल हेल्थ सेटअप से, किसी हॉस्पिटल से। उसी तरीके से PSW भी होता है जिन्होंने MPhil किया हो साइकेट्रिक सोशल वर्क में, ठीक है। तो डील्स विद असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ICD-10 फोकस ऑन DSM-5 थेरेपी मॉडल, CBT साइकोएनालिसिस। तो मतलब ICD-10 और DSM ये दोनों डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और CBT और साइकोएनालिसिस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी इसी का एक ब्रांच है जो इंडिविजुअल काउंसलिंग करता है और इमोशनल और बिहेवियरल रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्लासरूम रिलेटेड इंटरवेंशंस करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी घट गई है, एम्प्लॉई में जो है वी फीलिंग नहीं है, एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए, तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इंडस्ट्री के फील्ड में काम करती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ना, क्योंकि इसमें फोरेंसिक साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड लॉ यूज इन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, आई विटनेस मेमोरी, लीगल टेस्टिमोनी। तो कहीं ना कहीं ये भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो बंदा कुछ स्टेटमेंट दे रहा है क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या उसकी मेंटल कॉम्पिटेंसी है, या उसको डरा धमका के दिलाया जा रहा है, या उसके बार बार बात चेंज हो रहे हैं। तो ये सब फोरेंसिक साइकोलॉजी में काफ़ी डेप्थ में जाके एनालिसिस किया जाता है। टॉपिक्स लाइक लाई डिटेक्शन, क्रिमिनल बिहेवियर एंड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी अपीयर। हेल्थ साइकोलॉजी में वही क्लिनिकल साइकोलॉजी के ही पार्ट में आता है, बट इसको इसलिए अलग रखा है जैसे जो जनरल हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ होते हैं उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं उनमें जो काउंसलर होता है, यानी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और हेल्थ साइकोलॉजी वाले, वो दोनों मिलके काम करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ब्रांच है, इसी तरीके से मिलिट्री साइकोलॉजी एक ब्रांच है। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो स्पोर्ट्स में मोटिवेशन डाउन हो जाना, उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके स्पोर्ट्स पे, उनके आउटकम पे, मतलब परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे डील किया जाए, उस पर बात करते हैं। और मिलिट्री साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी जो मिलिट्री सेटिंग्स इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रॉमा रिकवरी। ट्रॉमा होना बहुत लाजमी है, आपके सामने आपके
मित्र का, आपके कलीग का पता लगता है कि गोली लगने से जो है डेथ हो गई आपके सामने, आपके गोद में, तो वो कहीं ना कहीं एक पीटीएसडी का केस बनता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इन सब सिचुएशंस से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उससे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए, उसमें जो है मिलिट्री साइकोलॉजी वाले हेल्प करते हैं। कुछ और जो है थिंकर हैं इससे रिलेटेड, विलियम वुंड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, और फर्स्ट साइकोलॉजी लैब भी इस्टेब्लिश की थी। तो विलियम वुंड का नाम याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये स्ट्रक्चरलिज्म और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर, इंट्रोस्पेक्शन, रिएक्शन टाइम, इमीडिएट वर्सेस मीडिएट एक्सपीरियंस पे इन्होंने काम किया है। माइंड एज स्ट्रक्चर इनटू एलिमेंट्स पे इन्होंने जो है अपना व्यू दिया है। विलियम जेम्स जो कि फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं। पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हैबिट, इमोशन, जेम्स लैंगे एंड प्रैग्मेटिज्म। जेम्स लैंगे थ्योरी, जो विलियम जेम्स का दूसरा नाम है वो जेम्स है, तो जेम्स और एक लैंगे थे दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट, तो दोनों ने इमोशन की थ्योरी दी थी मिलके, उसको जेम्स लैंगे थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इमोशंस की जो थ्योरी है जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फर्स्ट यूएस साइकोलॉजिस्ट इंस्पायर्ड अप्लाइड साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रायड का नाम सबने पढ़ा होगा और बहुत ज़रूरी है, सिगमंड फ्रायड के बगैर साइकोलॉजी अधूरा है। तो सिगमंड फ्रायड ने जो थ्योरी दी उसको साइको एनालिसिस बोलते हैं या साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने पर्सनालिटी और अनकॉन्शियस ड्राइव्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इड, ईगो, सुपर ईगो इन्होंने दिया है। इड जो कि एक प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसको फिर से याद कर लो, इड ईगो पे है, सॉरी इड प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी चाहिए कुछ तो चाहिए एनी हाउ, ईगो रियलिटी पे बेस्ड है, और सुपर ईगो मोरालिटी पे। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म भी इन्होंने दिया है, और डिफेंस मैकेनिज्म को और आगे बढ़ाया है इन्हीं की एक शिष्य ने, ठीक है, कैरन हार्डी ने। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन्होंने दिए हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो 5 दिए हैं इन्होंने, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये 5 सेक्सुअल स्टेजेस हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। तो ड्राइवन बाई अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड्स इन एडोलेसेंस, तो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और इन्होंने प्री कॉन्शियस, सब अनकॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे ज़्यादा इन्होंने काम किया है, और बताया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होती है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की, वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है। फाउंडेशन ऑफ साइकोथेरेपी एंड ड्रीम एनालिसिस, तो इन्होंने ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम मैकेनिज्म और ड्रीम एनालिसिस से रिलेटेड भी काफ़ी डिटेल्ड में इन्होंने वर्क किया है। एरिक एरिक्सन जो कि साइको सोशल थियरी ऑफ पर्सनालिटी दी है, आइडेंटिटी वर्सेस लाइफ स्पैन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। 8 साइको सोशल स्टेजेस इन्होंने दिया है, और ये पूरी 8 स्टेजेस को जो है कहीं ना कहीं सोशल से, सोसाइटल जो कॉज है उससे इन्फ्लुएंस माना है। इन्होंने सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, और सिगमंड फ्रायड ने सेक्सुअल एस्पेक्ट पे। जीन पियाजे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, और इन्होंने स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और 4 स्टेजेस जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो दिया है। लेव वाइगोत्स्की, ये सब आगे आपको डिटेल में भी मिलेगा। लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल जो है कि जनक माने जाते हैं, लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। इन्होंने कहा है कि इंटरेक्शन से लर्निंग होती है। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी ये थ्योरी इन्होंने दी है लेव वाइगोत्स्की ने। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्काफ फोल्डिंग भी बहुत बार पूछा गया है, तो स्काफ फोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोनों लेव वाइगोत्स्की का है। बीएफ स्किनर बिहेवियरिज्म के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया है। इन्होंने पनिशमेंट भी दिया है, पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट में होता है, और टोकन इकोनॉमी भी जो है यहाँ पे यूज़ होता है बिहेवियरल थेरेपीज में। ठीक है, और सेफ्ड इन्वायरमेंट, नो इंटरनल मेंटल स्टेट्स कंसीडर्ड, तो ये बिहेवियर थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा ये अप्रोच यूज़ होता है। अल्बर्ट बंडूरा जो कि एक सोशल कॉग्निटिव
डोमेन में जो है बात करते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये कहते हैं कि लोग जो लर्न करते हैं वो ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे एक रिसर्च भी किया जिसको बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शनल पर्सन बिहेवियर, इन्होंने बोला कि पर्सन जो है वो किसी को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके सीखता है। अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं और ये मोटिवेशन की थ्योरी दी है अब्राहम मैस्लो ने, जो नीड थ्योरी भी बोली जाती है। और सबसे जो बेसिक थ्योरी है, मतलब बेसिक नीड है, वो फिजियोलॉजिकल नीड है, रोटी कपड़ा मकान। कार्ल रोजर्स जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ कॉन्ग्रुएंस, क्या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये सब पे जो है काफ़ी ये इन्होंने दिया है। कार्ल जूंग जो कि एनालिटिकल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने डीपर अनकॉन्शियस पर्सनालिटी, या कह सकते हो कि एक अनकॉन्शियस पर्सनालिटी पे तो काम किया ही है। साथ साथ आर्कीटाइप्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हाँ मैं यही बोलने वाला था, कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे इन्होंने फोकस किया है। इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन जो पर्सनालिटी है वो भी इन्होंने ही दिया है कार्ल जूंग ने। और इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं जॉन बी वॉटसन जो कि क्लासिकल बिहेवियरिज्म माने जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है। स्टिमुलस का जो रिस्पांस है उससे लर्निंग होती है, और कंडीशनल स्टिमुलस पे इन्होंने काम किया है। इवान पॉलॉक इन्हीं से जो है इन्फ्लुएंस माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनसे इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने इवान पॉलॉक ने लर्निंग की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पांस, अनकंडीशनल रिस्पांस। तो इन्होंने डॉग को फूड देके, मीट देके और बेल बजा के इन्होंने देखा। पहले इन्होंने डॉग को फूड दिया और साथ साथ बेल बजाया, ठीक है, तो वो सेलिब्रेट करता है। फिर धीरे धीरे फूड हटा लिया, सिर्फ बेल बजाते थे तब भी वो सेलिब्रेट करने लग जाता था। तो इस पे इन्होंने रिसर्च किया, ठीक है। तो इन्होंने पैसिव लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी किसी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे भी एक लर्निंग होती है, यानी उसने सीख लिया कि जब घंटी बजती है तो खाना ही मिलेगा। अल्फ्रेड एडलर, इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है इन्होंने, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड बर्थ ऑर्डर दिया है। उसके बाद में कैरन हार्नी जो नियो फ्रायडियन फेमिनिस्ट मानी जाती है, सोशियो कल्चरल रूट्स और न्यूरोसिस की थ्योरी दी है, बेसिक एंजाइटी, न्यूरोटिक नीड्स, रियल वर्सेस आइडियल सेल्फ और वूम एनवी। इन्होंने कहा जैसे ये थी तो एक तरीके से सिगमंड फ्रायड की शिष्या ही मानी जाती हैं, और इसीलिए इन्होंने नियो फ्राइडियन कहा गया। नियो फ्राइडियन मतलब कि वो सारे थिंकर्स नियो फ्राइडियन में आते हैं जिन्होंने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को बेस बना के एक नई थ्योरी दी है, तो उन्हें नियो फ्राइडियन कहते हैं। तो कैरन हार्नी भी नियो फ्राइडियन थी और फेमिनिस्ट थी। तो चूंकि सिगमंड फ्रायड ने सारा जो थ्योरी दिया है वो कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल ड्राइव्स को ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और मेल ओरिएंटेड दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पेनिस ओरिएंटेड उन्होंने दिया है कि सबसे ज़्यादा पेनिस पे फोकस किया। तो इन्होंने कहा कि यदि पुरुषों में ये स्पेशलिटी है कि उनके पास पेनिस है, तो महिलाओं में वोम्ब यानी गर्भ धारण करने की शक्ति है जो एक विशेष है, तो इसीलिए वोम्ब एनवी बोलती हैं, ठीक है। तो कैरन हार्नी ने ही वोम्ब एनवी दिया है, तो इनको फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया है, जैसे विलियम वुंड स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच और थ्योरी कंट्रीब्यूशन रहा है। एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन 1879, सेपरेटेड साइकोलॉजी फ्रॉम फिलोसफी। तो विलियम वुंड को इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। और डिटेल में अगर देखें कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इमीडिएट वर्सेस इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया था। जेम्स लैंगे की जो थ्योरी थी, हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, लर्न बिहेवियर्स थ्रू रिपीटिशन। तो जो हम रिपीटिशन से लर्न करते हैं ऐसा बिहेवियर, उसको हैबिट फॉर्मेशन बोलते हैं। प्रैग्मेटिज्म, ट्रूथ इज टेस्टेड बाय प्रैक्टिकल आउटकम्स। तो कोई भी सच्चाई है वो प्रैक्टिकल आउटकम जब बेहतर आएगा तभी प्रैग्मेटिज्म मतलब जो है वो टेस्टेड माना जाएगा। जेम्स लैंगे थ्योरी जो कि इमोशन की थ्योरी है, इमोशन फॉलोज फिजियोलॉजिकल अराउजल।
वी फील सैड बिकॉज वी क्राई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल जो अराउजल्स होते हैं उससे आपके इमोशंस आपके फेस पे दिखते हैं, आपके आंखों पे दिखते हैं, ठीक है। तो जेम्स लैंगी की थ्योरी ये है। फंक्शनलिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरीज ऑफ इमोशन यूजेस अप्लाइड सेटिंग। सिगमंड फ्राइड को फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस बोलते हैं। पर्सनालिटी की थ्योरी इन्होंने दी है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और उसके अलावा इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो में आइसबर्ग्स ऑफ माइंड को डिवाइड किया है। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी में इंस्टिंक्ट्स, रियलिटी और मोरालिटी पे इन्होंने काम किया है। डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने दिया है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि आप अपनी कोई गलती को किसी के ऊपर थोपते हो, प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं कि अरे मैं एग्ज़ाम में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे बगल वाला या मेरे रूम में डेली जो है बातें करता था, ठीक है। तो अपनी गलती को किसी और के का कारण बनाना, ठीक है, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ड्रीम एनालिसिस भी इन्होंने दिया, साइकोसेक्सुअल एक्सटेजेस दिए हैं इन्होंने, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब कि मेल चाइल्ड अनकॉन्शियसली डिजायर फॉर मदर, यानी मेल चाइल्ड को अपने फादर से जो है जिलस होता है और मदर से अटैचमेंट होता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसी का उल्टा है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो डॉटर होती है उसको फादर के साथ अटैचमेंट होता है। तो कार्ल जूंग ने ये दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो कार्ल जूंग डेवलप्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी, एक्सपेंडेड ऑन फ्राइड्स आइडियाज। एनालिटिकल साइकोलॉजी, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है कार्ल जूंग का है। आर्कीटाइप क्या होता है? यूनिवर्सल थीम्स, सेल्फ, पर्सोना यानी सोशल मास्क, जो समाज आपको जैसा देखना चाह रही है उस तरीके से आप मुखौटा पहन ले, उसी को पर्सोना बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल मास्क इसको बोलते हैं। शैडो यानी हिडन ट्रेड्स, आपके अंदर कुछ ट्रेड्स हैं जो हिडन है। एनीमा और एनिमस यानी आप मेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन जैसा कुछ शो करते हैं, उसको एनीमा बोलते हैं। एनिमस यानी फीमेल है तो मेल जैसा। इंडिविजुएशन यानी इंटीग्रेटिंग अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस सेल्फ। तो एनीमा, एनिमस जो दिया है और आर्कीटाइप दिया है, पर्सोना दिया है, ये सब कार्ल जूंग ने दिया है। उसके बाद में जैसे BF स्किनर का मैंने आपको बता ही दिया है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग है इनका। और उसके अलावा इवान पावलो का डिस्कस हो गया। जीन पियाजे का जो इनकी 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर 0 से 2 इयर्स होती है, जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। 2 to 7 होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, और फॉर्मल ऑपरेशन होता है 12+। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में दिया है अपनी जो साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी है पर्सनालिटी की। अब्राहम मैस्लो ने जो लेवल दिया है, पिरामिड दिया है, वो फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव, बिलोंगिंग, स्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे बेसिक होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सबसे हाईएस्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कार्ल रोजर्स का जो है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी दिया इन्होंने। और उसके अलावा अल्बर्ट बंडूरा, ब्रिज्ड बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निशन, सोशल मॉडलिंग, तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लर्निंग बाय वॉचिंग, ये कहते हैं कि देखने से ही इंसान सीखता है। और बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी अल्बर्ट बंडूरा का है। लेवोग्स्की एम्फेसाइज कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग, तो इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ्रेड एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं और फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी हैं, और ये नियो फ्राइडियन बोले जाते हैं क्योंकि फ्राइड के शिष्य थे ये भी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्होंने दी है, फीलिंग ऑफ इनएडुकेशन। कैरन हार्नी ने जो है ये भी नियो फ्राइडियन मानी जाती है, फेमिनिस्ट रीइंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोएनालिसिस, और इन्होंने जो वोम एनिमी का कॉन्सेप्ट किया था कैरन हार्नी ने। पियाजे और वाइगोत्स्की का थोड़ा थोड़ा जो मैच करता है वो आप देख लो, जो पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या डिफरेंस है। तो मेन फोकस जो पियाजे ने दिया है इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, और इन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन इज अ की टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस।
डेवलपमेंट स्टाइल में इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज का जो रिजल्ट होता है, लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी लैंग्वेज डेवलप होगा। इन्होंने कहा लैंग्वेज इज फाउंडेशनल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टूल फॉर थॉट। यानी अगर भाषा नहीं होगी तो कॉग्निशन नहीं होगा, इनका कहने का मतलब है लीव वाइगर्स्की का। इन्होंने स्कीमाज में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मतलब कि इंटीग्रेशन एंड एडाप्टेशन स्टेजेस में इन्होंने सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन दिया। स्कीमा मतलब कि जो नॉलेज के ब्लॉक्स बनते हैं उसको इन्होंने स्कीमा बोला है। और एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन यानी कोई चीज़ सीखना और उसको जो है स्टोर करना, उसको एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन बोलते हैं, जो इन्होंने की कॉन्सेप्ट दिया है। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, गैप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड असिस्टेड लर्निंग। स्काफोल्डिंग क्या होता है? ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ हेल्प। तो जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हो और फिर अचानक से अपनी जो है अपने आप को विड्रॉ करना, उनकी हेल्प ना करना, उसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। और ये दिया है लेवोगत्स्की ने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट और असिस्टेड लर्निंग के बीच में जो गैप होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये लेवोगत्स्की और इनका है। रोल ऑफ कल्चर में देखेंगे तो इन्होंने कल्चर को बहुत ज़्यादा सेंटर में नहीं रखा है, जबकि लेवोगत्स्की ने सेंटर में रखा है। उसके बाद में फ्राइड और एरिक्सन का देख लेंगे थोड़ा सा। तो सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया, इन्होंने साइकोसोशल यानी सोशल डोमेन को इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है एरिक्सन ने। और इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल दिया है। इन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ऐसे करके 8 स्टेजेस दिए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिन इन्होंने कहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम लिबिडो एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो जो लिबिडो होती है, लिबिडो एक ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव भी हो सकती है। तो लिबिडो बेसिकली सेक्सुअल ड्राइव के लिए ही मैक्सिमम यूज़ होता है। तो ये इन्होंने चूंकि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दिया है, इसीलिए लिबिडो को डायरेक्ट आप अटैच करो। और कुछ मेंटल इलनेस में लिबिडो हाई होता है, लाइक बीपीएडी के मैनिक एपिसोड में लिबिडो किसी में हाई मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बताया है लिबिडो यानी सेक्सुअल ड्राइव्स को और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडेंटिटी चैलेंजेस एट डिफरेंट स्टेजेस। इन्होंने कहा कि जो समाज के प्रति एक संघर्ष होता है और अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके उससे पर्सनैलिटी फ्रेम होती है, एरिक्सन कहते हैं। की कॉन्सेप्ट में ईगो, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, ओडिपस, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स इनका नहीं है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है इनका, एंड ड्रीम एनालिसिस। और ईगो आइडेंटिटी, साइकोसोशल क्राइसिस, ईगो स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये एरिक्सन का है। तो ये था बेसिक एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड का। अब बंडूरा वर्सेस स्किनर। तो बंडूरा क्या है? बिहेवियरिज्म और ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा। और स्किनर क्या है? बिहेवियरिस्ट है। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, ये कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो कंट्रोल करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस। रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात करते हैं और ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है और इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है। तो ये बेसिक अंतर है। मैस्लो और रोजर्स के बीच में क्या अंतर है? इन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन एंड पोटेंशियल थ्रू नीड्स हायरार्की दी है, नीड थ्योरी जिसको बोलते हैं अब्राहम मैस्लो ने। कार्ल रोजर्स ने पर्सनल ग्रोथ की बात करी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करी है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की। तो इन्होंने पर्सन सेंटर्ड पे ज़्यादा फोकस किया है। और ये इन्होंने थियरी ऑफ नीड्स दी है, हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी दी है, जिसको मोटिवेशन थियरी भी बोलते हैं। इन्होंने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी बोली है और कहीं कहीं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोला जाता है। और ये जो थियरी है नीड की, सबसे इनिशियल है वो फिजियोलॉजिकल है, फिर सेफ्टी है, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स है, एस्टीम है, कहीं कहीं इसको सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेटर कॉग्निटिव एस्थेटिक ट्रांसीडेंस। तो ये पीक एक्सपीरियंसेस में आता है, बट जो मेजर माना जाता है वो इनिशियल 5 माना जाता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये बेसिकली एक तरीके का ये अप्रोच है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं तो अगर उसको हमने कोई भी टास्क दिया है और उसने पूरा किया है, चाहे थोड़ा सा ही पूरा किया है, तो विदाउट एनी कंडीशन हम उसको रिगार्ड करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोलते हैं। ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी रियल वर्सेस आइडियल सेल्फ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी एम्पैथी
एक्टिव लिसनिंग। तो एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग दोनों कार्ल रोजर्स का कॉन्सेप्ट है। एम्पैथी मीन्स कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर्स कंडीशन, अनदर्स प्रॉब्लम इन पुट योर सेल्फ इन देयर कंडीशन, यानी पुट योर लेग्स इन अनदर शूज। इंटरप्रिटेटिव थिंकिंग को एम्पैथी बोलते हैं। एक्टिव लिसनिंग यानी कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं अपने क्लाइंट को और उसको एक्टिवली और रिफ्लेक्टिवली उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप उसको सुन रहे हैं। उसके बाद में आता है फिर 3 ब्रांच है जो जिनका रोल बहुत ज़्यादा होता है जेल में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर की, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, तो उसमें ये आपको समझना ज़रूरी है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और जेल काउंसलर का क्या काम होता है। तो ये साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी को, जो लीगल सिस्टम में काम करते हैं, लीगल डोमेन में। इवेलुएट ऑफेंडर्स फॉर कोर्ट्स, तो कोर्ट में ये जो है ऑफेंडर्स को जो है असेस करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेन होता है डायग्नोस करना और ट्रीट करना मेंटल डिसऑर्डर को, यानी ये आईक्यू असेसमेंट करते हैं, ये मेंटल कॉम्पिटेंसी करते हैं, ये कैपेसिटी असेसमेंट करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल डोमेन। ठीक है, कि अगर किसी 18+ भी कोई है और उसने क्राइम की है तो क्या ऐसा तो नहीं वो बॉर्डर लाइन आईक्यू का था या माइल्ड आईक्यू का था, मॉडरेट का था, सीवियर का था, उसको पता ही नहीं चला कि ये क्राइम है और उसने क्राइम कर दिया, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फाइनली असेसमेंट करके देते हैं। इसमें पूरी टीम होती है जिसमें साइकाट्रिस्ट भी होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर भी होते हैं और भी कुछ न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। जेल काउंसलर, जेल काउंसलर का काम है प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इनसाइड करेक्शनल फैसिलिटीज़। तो फोकस पॉपुलेशन होता है जुवेनाइल ऑफेंडर्स, एडल्ट क्रिमिनल्स, विक्टिम्स, लीगल पर्सनल। इसमें भी सेम जिसकी प्रॉब्लम है वो उनको फोकस किया जाएगा और ये मेजर जो अंतर था वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में लीगल इन्वॉल्वमेंट देखें तो हाई कोर्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट विटनेस, टेस्टिमोनी, एडवाइजिंग लीगल टीम्स, ये जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट करता है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है मॉडरेट करता है, मे प्रोवाइड रिपोर्ट्स फॉर कोर्ट्स, यूजुअली थेरेपेटिक रोल, जो अभी मैंने बताया कि उसकी मेंटल कॉम्पिटेंसी कैसी है, उसका क्या जो है वो मेंटली फिट है कि नहीं। और इनका जो मेन काम होता है वो सिर्फ काउंसलिंग करने का होता है, जो जेल काउंसलर होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो जो ये फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग, इनको लीगल डोमेन का काफ़ी पता होता है, लीगल स्टैंडर्ड्स का, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, राइटिंग, रिस्क असेसमेंट टूल, तो इनका होता है। इनको होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, थेरेपेटिक टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक्सपर्टीज होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं और प्लानिंग करते हैं आफ्टर केयर या आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम जेल। तो वो काउंसलिंग जो है जेल काउंसलर का काम होता है। जेल काउंसलर साइकोटिक सोशल वर्कर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो अलग अलग कहीं कहीं दोनों मांग लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड। उसके बाद में इसमें साइकोपैथी चेकलिस्ट होता है जो PCLR बोलते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी एंड इन्वेंट्री जो MMPI होता है। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। हिस्टोरिकल क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट, तो ये कुछ टेस्ट जो है क्रिमिनल या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी लगाते हैं और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तो खैर एक्सपर्ट डोमेन है ही। डायग्नोसिस करना जेल काउंसलर का काम नहीं है। उसके बाद में एब्रीविएशन देखें, PCLR मतलब साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड, MMPI मिनीसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, WAI यानी वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ये PCLR का तो मुझे नहीं पता है, अभी तक नहीं दिखा मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। MMPI का फुल फॉर्म, WAIS का वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आया हुआ है। HCR हिस्टोरिकल क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट, ये नहीं पता, मैंने नहीं देखा कभी, बट बाकी PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किसका है? एरन बेक का। DBT डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी और DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन। इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था DSM फर्स्ट एडिशन, ये किस ईयर में आया था आप लोगों से मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन है। और जो DSM-5 आया ये कब आया, किस ईयर में आया? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ।
उसके बाद में रोल जो डिफाइंड है साइकोलॉजिस्ट का, प्राइमरी फोकस क्या है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ऑफेंडर्स ऑफ कोर्ट्स, कॉम्पिटेंसी चेक करना, रिस्क काउंसलिंग चेक करना, रिस्क काउंसलिंग करना, थेरेपी फॉर ऑफेंडर्स एंड विक्टिम्स। अब जैसे कोई सुसाइडल है या होमिसाइडल है, होमिसाइडल में किसी और को मार सकता है, तो ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो असेसमेंट करे। अगर वो किसी और को मार सकता है तो उसको ऐसे बैरक में रखा जाए जहाँ पे कोई और ना हो, ठीक है। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी चेक करना, रिस्क काउंसलिंग करना, थेरेपी फॉर ऑफेंडर्स। थेरेपी फॉर ऑफेंडर्स मतलब कि जिसने जुर्म किया है, जिसके ऊपर अपराध साबित हो गया है, अपराध आरोपी है, उसका काउंसलिंग करना। विक्टिम्स एंड फॉरेंसिक इवेल्युएशन, वो विक्टिम है या विक्टिम होने का नाटक कर रहा है, ये भी एक जांच का विषय हो जाता है। और इंसैनिटी यानी एक होता है सैनिटी यानी मानवता, और एक अमानवीयता का इवेल्युएशन करना कि कैसे किया है इसने, ये कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं, उसको पता भी नहीं चला कि ये क्राइम कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट करता है, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रिहेबिलिटेशन एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स, एक्सपर्ट विटनेस इन ट्रायल्स, ट्रॉमा एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, इतना करता है। रोल विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे केसेस में क्या करता है, असेस मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रोवाइड थेरेपी टेलर्ड टू जुवेनाइल्स, इवेलुएट रिहेबिलिटेशन पोटेंशियल, सपोर्ट रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स। एंड टिपिकल सेटिंग्स में जुवेनाइल होम्स, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, फोरेंसिक लैब्स और हॉस्पिटल्स है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, ठीक है। ये स्कोप है। क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करता है, स्टडी ऑफ क्राइम कॉजेशन, क्राइम का स्टडी करता है, क्राइम के कारण क्या थे वो स्टडी करता है, क्रिमिनल बिहेवियर कितना इंटेंस था, लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिसीज़ देखता है, और कॉज ऑफ क्राइम ढूंढने की कोशिश करता है। एनालाइज क्राइम, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एनालाइज क्राइम पैटर्न्स एंड कॉजेज, रिसर्च ऑन ऑफेंडर टाइपोलॉजीज, इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ क्रिमिनल लॉज एंड पॉलिसीज, सजेस्ट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड असेस लॉ इन्फोर्समेंट इन प्रोफाइलिंग एंड प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजीज। तो ये मेजर काम होता है। और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हैं या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंस कॉज एंड ट्रेंड्स रिकमेंड जुवेनाइल जस्टिस पॉलिसीज़। तो जब जुवेनाइल जस्टिस पॉलिसी बनता है तो ये यही बताते हैं कि इस टाइप की क्राइम ज़्यादा हुए हैं, ऐसे बच्चे जो जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो ऐसे ज़्यादा बच्चे आए हैं जो विक्टिम थे। तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट करते हैं। सोशल वर्कर या वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उनके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो सोशल रिहेबिलिटेशन, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, ये काम होता है सोशल वर्कर का या वेलफेयर ऑफिसर का जेल में। सोशल रिहेबिलिटेशन मतलब कि वेल मिल रहा है, फरलो मिल रहा है, या ओवरऑल उनका सज़ा कंप्लीट हो रहा है, तो वो सोसाइटी में कैसे जाके अपने आप को वापस सेट कर पाएंगे। जो 10 साल 5 साल जेल काट रहा है, पूरी समाज से बाहर हो गया, वापस कैसे सेट होगा, ठीक है। तो वो उससे पहले की तैयारी। और जो बेल मिलता है, जो फरलो मिलता है, जो प्रोबेशन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि उन कैदियों के अंदर एक सोसाइटी के प्रति फीलिंग रहे और उसका परिवार उसको अपना परिवार की तरह ही माने, ना कि एकदम परिवार जो है भूल जाए कि हमारे घर में कोई सदस्य भी ऐसा था। या जो जेल में कैदी है उसके अंदर अपने अंदर ये ना विकसित कर ले कि जेल ही हमारा घर है। अगर जेल को ही वो घर मानने लग जाएगा तो उसके लिए जेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा, जेल को वो घर ही समझने लग जाएगा, तो जेल में रखना उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो असिस्ट इन ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, कंडक्ट होम विजिट्स, फैमिली काउंसलिंग करता है सोशल वर्कर, लाइजनिंग करता है कोर्ट के, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के, फैमिलीज़ के, फैसिलिटेट एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स एंड लीगल एड, प्रिपेयर सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट्स फॉर कोर्ट्स एंड मैनेज प्रोबेशन एंड पैरोल केसेस। तो इतने केस काम को डील करता है जो सोशल वर्कर होता है, वेलफेयर ऑफिसर होता है। प्रोवाइड केयर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या करता है, प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स, चाइल्ड in need of care and protection, facilitate educational and vocational training, support foster care and adoption process,
एडॉप्शन प्रोसेस के लिए जो एजेंसी है वो कारा एंड सारा है। कारा मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, सारा मतलब स्टेट एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी। एडवोकेट चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक काम है। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया, और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के तहत जो अमेंडमेंट किया गया, वो अमेंडमेंट ये था कि अगर कोई हीनस क्राइम करेगा तो हीनस क्राइम करने के बाद जो 18 और 16 से बीच का है बच्चा, 16 से 18 के बीच का जो एज का होगा, अगर हीनस क्राइम किया है तो उसके ऊपर ट्रायल जो चलेगा वो एडल्ट की तरीके से चलेगा, या इसको जेल में रखा जाएगा तो एडल्ट जेल में रखा जाएगा, ना कि जुवेनाइल होम में रखा जाएगा अगर हीनस क्राइम किया है। और ये हुआ है आफ्टर निर्भया केस, ठीक है। निर्भया केस के बाद ये अमेंडमेंट हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स के रोल को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इसमें भी थोड़ा फैक्ट रखने की कोशिश की है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया। ये कहता कि 18 साल से कम के जो लोग हैं वो चाइल्ड हैं, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं जो रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हैं, यानी जो है कानून तोड़ते हैं, अपराध करते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एंड जिनको ऑफेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नीड है जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की, यानी जिनके मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए कोविड में या किसी एक्सीडेंट में, तो उनको जो है नीड होती है केयर एंड प्रोटेक्शन की। तो वैसे बच्चों को रिहैबिलिटेशन होम में रखा जाता है। एम्फेसाइज रिहैबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन एंड रीइंस्टोरेशन रादर देन पनिशमेंट। तो जो बिलो 16 है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसका भी सोशल रीइंटीग्रेशन होता है, उसका भी जो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है और वापस से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कराने के लिए कोशिश किया जाता है। इस्टेब्लिशेस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसको पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। तो पॉक्सो एक्ट कब आया? 2012 में आया। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम के जो होते हैं वो किसी भी जेंडर के हो, वो अंडर पॉक्सो आएंगे। अगर उनके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, तो उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनन अपराध है और उसके ऊपर जो भी ऑफेंडर होगा उस पर ये केस चलाया जाएगा पॉक्सो के अंडर। एस्टेब्लिशेस चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एविडेंस एंड ट्रायल, कॉल्स फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। तो बीइंग प्रोफेशनल सोशल वर्कर, अगर आपको कोई बच्चा रिपोर्ट करता है तो आपकी जिम्मेदारी होता है कि आप विदिन 24 आवर्स उसको चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने या पुलिस को आप रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। मैंडेटरी रिपोर्टिंग इसी को बोलते हैं। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो वापस आपके ऊपर 6 महीने की जेल हो सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है अगर आपको बच्चा फर्स्ट टाइम बताया और आप आगे जो है रिपोर्ट नहीं करते हो तो। साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, थेरेपेटिक इंटरवेंशन और एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंटिन्यूएशन, पॉक्सो कंप्लायंसेस में जो इमोशनल इश्यूज होते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट का भी रोल रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, कि किस टाइप का क्राइम कर रहे हैं बच्चे और कैसे बच्चे जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के आ रहे हैं उसके भी हाथ पे पॉलिसी मेकिंग करना। क्राइम प्रिवेंशन एंड प्रोफाइलिंग के लिए जो है स्ट्रेटजीज तैयार करना कि इस तरीके की क्राइम हो क्यों रही है। इवोल्यूशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, और जो प्रोग्राम्स रिहैबिलिटेशन के हैं उनका मूल्यांकन करना और ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करना। फिर से वही है रोल ऑफ सोशल वर्कर्स या वेलफेयर ऑफिसर्स इन डिफरेंट सेटिंग्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर में क्या करता है? आइडेंटिफाई CNCP यानी चाइल्ड ऑफ नीड एंड केयर प्रोटेक्शन एंड वल्नरेबल जुवेनाइल्स, फैसिलिटेट देयर एडमिशंस इनटू शेल्टर होम्स, ऑब्जर्वेशनल होम्स और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज पर JJ एक्ट प्रोविजन, इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। केस मैनेजमेंट एंड लाइजनिंग का काम, यानी सबसे आपको कोऑर्डिनेट करना है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से, यानी जो कोर्ट है उससे आपको कोर्ट में केस तैयार करके लेके जाना पड़ेगा, केस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रेजेंट होना होगा,
फैमिलीज से लाइजन करना होगा, पुलिस से लाइजन करना होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स से लाइजन करना होगा। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जिसको सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट भी कहते हैं। काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन तो आपको करना ही करना है। प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर, प्रोबेशन यानी जो कुछ समय के लिए बच्चे को, जो ऑफेंडर है उसको महीने 2 महीने, अगर उसका जो है करेक्शनल होम में, जुवेनाइल होम में अच्छा व्यवहार रहा, उसके अंदर सुधार हुई है उसके व्यवहार में, तो उसको कुछ दिन के लिए प्रोबेशन पे घर भेज देते हैं। और प्रोबेशन पे 2-3 महीने के प्रोबेशन पे क्या करते हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, और आपको हर महीने या 15 दिन की रिपोर्ट हमारे जुवेनाइल होम को और कोर्ट को भेजते रहना है। तो उसमें सोशल वर्कर उसके घर भी जाता है और ऑब्जर्व करता है, आसपास के लोगों से पूछता भी है कि ये किसी फिर से इलीगल काम में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया है। तो उसको प्रोबेशन और आफ्टर केयर बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर केयर तो मतलब जब उसका वापस रिस्टोर कर देते हैं तो उसको आफ्टर केयर बोलते हैं। जब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ या फर्स्ट मतलब नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ जब उसको रखते हैं, तब आफ्टर केयर का रोल होता है। वहाँ पे जाके सोशल वर्कर असेस करता है कि जिनके पास रखा गया, जिन्होंने अडॉप्ट किया है, उसको प्रॉपर उसका देखभाल कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फ़ोटो ले लो। जुवेनाइल ऑफेंडर्स, चिल्ड्रन बिलो 18 years who commit criminal offences हैंडल्ड अंडर JJ एक्ट एम्फसाइजिंग रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट, यानी 18 साल से कम का जो बच्चा है उसको जुवेनाइल ऑफेंडर बोलते हैं अगर उसने कोई क्राइम कर लिया। और प्रोसीजर्स थ्रू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड सोशल सपोर्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू हम केस को रखते हैं। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन includes abandoned children, those without guardians, victims of abuse, neglect, child laborers and victims of trafficking। तो ये सब CNCP के अंडर आते हैं। जैसे रोड साइड जो भिक्षा मांग रहे हैं, या कोई बच्चा गायब हो गया, या बच्चे के मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए किसी एक्सीडेंट में, तो वो सब CNCP में आते हैं। प्रोटेक्टेड अंडर JJ एक्ट विद ओवरसाइट बाई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, रिक्वायर सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। जो इंटेलिजेंसी कोलैबोरेशन है, इंटेलिजेंसी कोलैबोरेशन के लिए सोशल वर्कर का ही रोल होता है, वही करता है लाइजन। चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस क्या है? नीड फॉर मोर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि इनको नेग्लेक्ट ही किया जाता है। अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लेना ऐसे ही, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले था 1860 में, जिसको कॉलोनियल पीरियड का कानून माना जाता था। 1860 में आया था इंडियन पीनल कोड। इसी के तहत जो क्रिमिनल लॉज थे वो इसी के तहत सजा होते थे। फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट। कोर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ 1872 में आया इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया, और ये जो एविडेंस होते थे कोर्ट में, कौन कौन चीज़ को एविडेंस माना जाएगा, एविडेंस वो डिसाइड करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। 1973 में आया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अरेस्ट, बेल एट्सेट्रा। 1989 में आया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट आप लोग बोलते हो, ये वही है SC/ST एक्ट, जो कि 1989 में आया, जो SC/ST के ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए लाया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़। तो ये सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ला था, 1989 में आया। 2000 में आया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो JJ एक्ट तो ऐसे इनिशियली 1986 में आया और बार बार अमेंडमेंट होता अब जो है 2015 में भी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ। 2008 में अमेंडमेंट टू CRPC, फिर 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट आया, जो कि एक स्पेशल लॉ है और ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी किसी भी जेंडर का होगा, अगर 18 से कम है उसके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हुआ है तो वो पॉक्सो के अंडर आएगा। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, और फिर 2015 में JJ एक्ट में फिर से अमेंडमेंट हुआ, और रिप्लेस 2000 एक्ट स्ट्रिक्टर प्रोविज़न फॉर हीनियस ऑफेंसेस, जो 16 से 18 है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टर प्रोविजंस फॉर हीनियस ऑफेंसेस 16 to 18 years ओल्ड, फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन।
मॉडर्न जुवेनाइल जस्टिस अलाइन विद UNCRT। UNCRT मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन। 2018 अमेंडमेंट टू पॉक्सो एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। और अभी जो IPC वगैरह को जो है बदला है उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया है, ये भी देख लो। इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था, जो भारतीय न्याय संहिता हो गया है 2023 में। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 में आया था, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, ठीक है, 2023 में ही इसको चेंज किया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में आया था, ये कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1860 और BNS को कंपेरिजन किया गया है। जुवेनाइल ऑफेंसेस जो थे 1860 IPC के अंडर, जनरल ऑफेंसेस विद JJ एक्ट 2015 गवर्निंग जुवेनाइल्स सेपरेटली लिमिटेड डायरेक्ट प्रोविजंस। इसमें है इंटीग्रेटेड प्रोविजंस है एड्रेसिंग जुवेनाइल क्राइम, डिस्टिंक्ट पनिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स इनकॉर्पोरेटेड विद BNS। तो यानी BNS के आने के बाद इसमें जो है और बेहतर किया है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। थोड़ा सा इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि डेफिनेशन क्या है, जैसे कि जब IPC था तो IPC में चाइल्ड का कोई डेफिनेशन नहीं था, जुवेनाइल का कोई डेफिनेशन नहीं था। तो जब इस डेफिनेशन नहीं था तो इसके लिए फिर स्पेशली एक्ट लाना पड़ा, जबकि जो है इसमें BNS में इसका डेफिनेशन रखा गया, क्लियर डेफिनेशन एम्बेडेड जुवेनाइल पर्सन अंडर 18 ईयर्स। ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स, इसमें नो स्पेसिफिक सेक्शंस, इसीलिए JJ एक्ट लाना पड़ा। मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर बाय जुवेनाइल, और जुवेनाइल ने मर्डर किया तो सेक्शन 302 और 307 जो कि जनरली ऑल एजेस के लिए अप्लाई होता था। तो फिर ये हुआ कि JJ एक्ट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि 18 से कोई कम है तो उसको एडल्ट की तरह सज़ा नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि उसने हो सकता है जो एक्ट किया है उसको क्रिमिनल एक्ट समझ के ना किया हो, ठीक है। चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस या रेप असॉल्ट, तो इसमें सेक्शन 375 था जो रेप का, और 376 था पनिशमेंट फॉर रेप, 354 असॉल्ट ऑन वीमेन। तो ये जो है IPC में सेपरेट किया गया पॉक्सो एक्ट के और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता था। BNS में कोडिफाई किया गया है चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस विद इन पीनल कोड। तो ये आपको आगे यहाँ पे मिलेगा। मैंने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश की है, आप इसका फ़ोटो ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया, देखो 57 मिनट की वीडियो हो गई, मेरी आँखें एकदम जो है थक रही हैं। 12:07 हो गया रिकॉर्ड करते करते, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। तो ये आप फ़ोटो ले लो, बाकी इसका फ़ोटो ले लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ोटो ले लो। जो क्राइम है, पहले IPC में चीटिंग और फ्रॉड को 420 बोला जाता था, भारतीय न्याय संहिता में 318 बोला जाता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये 405 409 था पहले, अब 316 है। थेफ्ट चोरी पहले 379 था, अब 303 है। रॉबरी या एक्सटॉर्सन जो था 390 392 384 था, 305 306 है। मर्डर पहले 302 था, अब 103 है। पहले कल्पेबल होमिसाइड 299 304 था, अब 102 है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 था, अब 109 है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में रेप एडल्ट का 375 का था, अब 63 है। पनिशमेंट 376 में था, अब 64 65 में है। गैंग रेप 376 D में था, अब 71 में है। सेक्सुअल हरासमेंट 354 ये था, अब 75 है। और स्टॉकिंग या वॉयरिज्म पीछा करना 354 D था, अब 76 है। वुमेन और चिल्ड्रन का डाउरी डेथ 304 B था, अब 79 है। 355 था, अब 74 है। असॉल्ट ऑफ वुमेन विद इंटेंट के साथ। इंसल्ट टू मोडेसिटी 509 था, अब 77 है। और क्रुएलिटी बाय हस्बैंड या रिलेटिव जो 498 A था, अब 78 हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए आपको, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो पोस्ट है, यानी WCD के अंडर जो पोस्ट है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस ज़्यादा होंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस को झेलते झेलते अनइंटेंशनली मर्डर भी कर देती हैं कोई महिला अपने सास का या अपने हस्बैंड का, तो उसकी वजह से वो जेल काट रही होती है। तो 498 A अब 78 में कन्वर्ट हो गया है। 498 A में मूवी भी बहुत सारी बनी है।
चाइल्ड बिलो 7 नो क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होगा। पहले आईपीसी सेक्शन में 82 इसके लिए सेक्शन था, अब जुवेनाइल चैप्टर को ही कंसिडर किया जाता है, बट कोई ऐसा केस नहीं चला देता है। और 7 से 12 है तो उस पर लिमिटेड लायबिलिटी माना जाता है, 83 to 86 इसमें था, और इसमें भी जुवेनाइल चैप्टर। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या हीनियस ऑफेंसेस होता है तो जेजे एक्ट 2015 के तहत उसको जो है जो भी सज़ा होती थी दिया जाता था, और अब भी ये जुवेनाइल चैप्टर में बीएनएस में दिया गया है। कुछ और इसके फैक्ट्स हैं वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। आई होप आप लोग भी समझ पाए होंगे हमारी इतनी बड़ी इनिशिएटिव्स जो हमने ली है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को बताना। और अब समझाने भर का टाइम भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में जब आया था तो बहुत तेज़ी से 36 वीडियो कवर कराया था, आप वो देखते रहो और ये आपको काफ़ी हेल्प देगा। जो डायमेंशन मैंने बताए हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना, तो आप अगर अभी से ध्यान देना शुरू करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।